Hello student, today we are going to start our new chapter database management system, that is DBMS. So let's start. Chapter number 8, introduction to the database management system, or we can say DBMS. So what is the objective of this chapter? In this presentation you will learn about the fundamental concept of the database and database management system. First, we will learn about the concept of database, then we will learn advantages of the database, then we study concept of data model and the basics of the relational data model. After that, we will start concept of keys and the types of keys, primary key, candidate key and alternate keys. So, let us start. What is database? डेटाबेस होता क्या है या हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं? डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर विच डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग और आइडिया बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड. डेटा क्या होता है? एक प्रकार से रॉ फैक्ट होता है या फिगर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं होते. डेटा मतलब मैंने अगर कहीं पे लिख दिया 6, तो 6 का क्या मतलब है? उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो केवल एक रॉ फैक्ट है या एक फिगर है और उस रॉ फैक्ट या फिगर का कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको रॉ फैक्ट या फिगर्स बोलते हैं या उसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं. अ डेटाबेस इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड दैट एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा. डेटाबेस क्या होता है? एक प्रकार से वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिसमें डेटा आपस में इंटर रिलेटेड होता है, उसमें सेफ्टी की इंश्योरिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन किया जाता है. इट वर्क लाइक अ कंटेनर विच कंटेन द वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइज्ड वे. यहाँ पर एक कंटेनर होता है. डेटाबेस को हम लोग एक कंटेनर जैसा मान सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल्स होती है, क्वेरीज फायर की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है. मोस्ट ऑफ द डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस. अधिकतर जो डेटाबेसेस बनाए जाते हैं उनको हमेशा टेबल्स के फॉर्म में सेव किया जाता है अधिकतर डेटाबेस के अंदर, और उन्हीं टेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. सच डेटाबेस आर नोन एज रिलेशनल डेटाबेस, और ऐसे डेटाबेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. अब देखिए यहाँ पे एक कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स है और ये जो टेबल्स है इनके ऊपर क्वेरी फायर की जाती है, इनका व्यू होता है, इनके इंडेक्सेस क्रिएट किए जाते हैं और उस बेसिस पे हमारा एक डेटाबेस बनता है. तो इस प्रकार से डेटाबेस का मीनिंग आपको समझ में आया होगा. डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा इज़ द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. मतलब यहाँ पे डेटाबेस जो होता है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. जब बहुत सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम किसी डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं तो हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है. और इन्फॉर्मेशन बनने के पहले जो डेटा हमारे पास है वो एग्जैक्टली केवल रॉ फैक्ट होते हैं या फिगर्स होते हैं जिनका अपने आप इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता. तो उस मीनिंग डेटा को जोड़कर हम लोग इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को जहाँ पे सेव किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है. तो इस प्रकार से डेटाबेस की डेटाबेस को हम जनरली टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं और जो टेबल्स होती हैं उन्हें रिलेशंस कहा जाता है और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती है. अब यहाँ पे जो टेबल्स हैं उनको रिलेशन कहा जा रहा है, इसलिए इस कम्प्लीटली डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है. तो अपन अब इसी के बारे में आगे देखेंगे. व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS? A DBMS refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database in an efficient way. DBMS क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए और किस तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एफिशिएंटली उसको हम लोग यूज़ कर सके और उसके डेटा का हम लोग हमारे लाइफ में यूज़ ले सके. तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि DBMS क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, मेंटेन करता है
उसको इस प्रकार से अरेंज करता है कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें और इफ़िशेंटली उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS। अ डेटाबेस अलॉन्ग विद द DBMS सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। अब कोई भी डेटाबेस है जो DBMS सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है उसे डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर्स आर Oracle, MS SQL सर्वर, MS Access, पैराडॉक्स, DB2, ये DB/2 होना चाहिए, DB/2 एंड MySQL। कुछ एग्जाम्पल्स है DBMS के, जैसे Oracle है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता। MS SQL सर्वर ये हर विंडोज़ के साथ आता है, MS Access भी विंडोज़ के साथ आता है, पैराडॉक्स एक अलग से आपका DBMS होता है, DB/2 होता है, MySQL होता है। MySQL सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डेटाबेस सिस्टम होता है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको आपको यूज़ करने के लिए रॉयल्टी या कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। MySQL इज़ ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर ऑफ DBMS। जो बात अभी मैंने कही कि MySQL क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, और ओपन सोर्स होने के साथ साथ ये फ्रीवेयर भी है। तो सभी MySQL को यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पर क्या हो सके, डेटाबेस को क्रिएट किया जा सके और उसके लिए हमें कोई चार्ज भी ना देना पड़े। वाई डेटाबेस सिस्टम इज यूज्ड, और वी कैन से व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। सो दीज आर द 5 एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज databases reduces redundancy. It removes duplication of data because data are kept at one place and all the applications refers to the centrally maintained database. अब देखिए डेटाबेस क्या करता है, जो रेडुडेंसी होती है उसको रिमूव करता है। अब रेडुडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मोबाइल में डेटा किसी का नाम सेव कर रहे हैं और उसी नाम से कोई दूसरा नाम पहले से, मतलब नंबर पहले से सेव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास एक एरर मैसेज आएगा कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी इस नाम से एक नंबर सेव है, तो क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं या उसको नाम बदलना चाहते हैं या पुराने वाले नाम को चेंज करना चाहते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ आपके मोबाइल में मैसेज आता है। तो वो मैसेज क्या होता है, एक्चुअल में आपका मोबाइल भी एक प्रकार का डेटाबेस होता है। उसके अंदर वो डेटाबेस क्या कर रहा है, आपको डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करने से रोक रहा है। तो मतलब ये रेडुडेंसी का मतलब होता है जो डेटाबेस होते हैं उनका पहला काम होता है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा एंटर हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको एंटर होने से रोकना। उसके पहले ही वो एक एरर मैसेज या एक वार्निंग मैसेज आपको देते हैं। तो इस प्रकार से डेटाबेस क्या करता है, जो रेडुडेंसी होती है या जो डेटा का डुप्लीकेशन होता है उसको रिमूव करता है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। When two copies of the same data do not agree to each other, then it is called inconsistency. By controlling redundancy, the inconsistency is also controlled. अब देखिए इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग भी मैं आपको उसी एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल है जिसमें रवि शर्मा और रवि मेहता ये दो नाम सेव थे, दोनों के सरनेम अलग थे, इसलिए दोनों के नाम सेव हो गए, लेकिन बाय चांस किसी कारण से शर्मा और मेहता दोनों के सरनेम उस मोबाइल से हटा दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से एक एरर मैसेज आएगा, और वो एरर मैसेज क्या होगा कि आपके डेटा के अंदर या आपके मोबाइल के डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। इनकंसिस्टेंसी क्यों, क्योंकि दो नाम सेम हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये बात तो रेडुडेंसी जैसी हो गई, क्योंकि रेडुडेंसी में भी ये होता है, डुप्लीकेट वैल्यू के कारण मैसेज आते हैं। तो देखिए रेडुडेंसी में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो इंटर होते समय ही क्या हो जाता है, आपको मैसेज दे देता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहे हैं। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि डेटा पहले से सेव था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या कुछ डेटा का चेंजेस हुआ, जिसके कारण अब दो डेटा क्या हो गए, मिसमैच हो रहे हैं या एक जैसे हो रहे हैं। तो उसके कारण जो इनकंसिस्टेंसी हो रही है, उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसे इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और डेटाबेस ऑलरेडी रेडुडेंसी को रिमूव करते ही है। देन नेक्स्ट वन इज डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग सेवरल यूजर्स। अब देखिए किसी स्कूल में जो ऑफिस में डेटाबेस होता है, वही डेटाबेस उस स्कूल के मेन जो प्रिंसिपल रूम होता है वहाँ पर भी,
या कोई दूसरे उसके सब ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर भी उसी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो किसी स्टूडेंट की अगर डिटेल किसी एक सिस्टम पे देखी जाती है और वही डिटेल अगर प्रिंसिपल रूम में देखी जाना, कि कोई चाहता है कि प्रिंसिपल रूम में देखी जाए, तो डेटाबेस अगर सेम है और डेटाबेस यूज़ किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी डिटेल कहाँ मिल जाएगी, दूसरे सिस्टम पे भी मिल जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है कि डेटा की शेयरिंग ईजी हो जाती है अगर आप लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस एंश्योर्स सिक्योरिटी। डेटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। डेटाबेस क्या करता है, जो सिक्योरिटी है डेटाबेस की उसको एंश्योर करता है। अब डेटाबेस की सिक्योरिटी को एंश्योर करने का मतलब क्या हुआ कि किसी कारण से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। उसके बाद भी उसमें प्रोटेक्शन के लिए बहुत तरीके होते हैं जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटाबेस क्या देता है, हमें सिक्योरिटी के फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको एक्सेस करने से हम लोग उसको रोक सकते हैं, और साथ में कोई मॉडिफिकेशन अनऑथराइज्ड तरीके से हो रहा हो तो उसको भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी। डेटाबेस क्या मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, उस फाइल में आपको किसी का बर्थडे जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मेंटेन करना है या लिखना है, तो आपसे लिखने में गलती हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप डेटाबेस के अंदर बाय चांस, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 25/25/2000, किसी ने डेट इंटर कर दी 25/25/2000, वैसे ही डेटाबेस आपको क्या करेगा, एक वार्निंग मैसेज देगा कि आप डेट गलत इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि जब हम लोग डेटा को इंटर करते हैं तो वो डेटा क्या होता है, अगर गलत तरीके से वैल्यू इंटर हो रही है या गलत डेटा जा रहा है तो कुछ हद तक डेटाबेस क्या कर देता है, आपको वार्निंग दे देता है, मैसेज दे देता है कि यू आर एंटरिंग द रॉन्ग इनपुट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गलत डेटा डेटाबेस के अंदर जाने से बच जाता है। जबकि फाइल सिस्टम अगर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता, आपने एक बार लिख दिया किसी का गलत डेट ऑफ बर्थ तो गलत ही हो गया, आपको फाइल टोकने वाली तो है नहीं कि आप गलत डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डेटाबेस हमें क्या करता है, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा मॉडल क्या होते हैं, या वे ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब डेटा को किस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा मॉडल इज अ मॉडल और प्रेजेंटेशन विच शो हाउ डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अ डेटा इज मॉडल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन। देखिए डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि डेटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है या किस प्रकार से उसको स्टोर किया गया है। अ डेटा इज मॉडल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन। अब हम डेटाबेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। हम या तो रिलेशनल डेटा मॉडल बना लें, या नेटवर्क डेटा मॉडल बना लें, या हायरार्किकल डेटा मॉडल बना लें, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बना लें। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का डेटा क्रिएट करना है या डेटाबेस हमें बनाना है। तो अपन इनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा डेटाबेस कहाँ पे काम आता है या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की। तो रिलेशनल डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू द रिलेशंस और टेबल्स। यहाँ पर जो डेटा मॉडल होता है या जो यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस डेटा मॉडल के अंदर जो डेटा है वो रिलेशन या टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। मतलब जब हम लोग डेटा को किसी टेबल्स में अरेंज करते हैं तो वो रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाता है, और जो टेबल्स होती है वो रिलेशंस कहलाते हैं। दैट इज़ रो एंड कॉलम। टेबल्स का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम की बात हो रही है। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप ऑफ द डेटा टू ईच अदर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड। एक कंप्लीट रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। अ कॉलम इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट और फील्ड, जबकि कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है या फील्ड कहा जाता है।
ये तो रिलेशनल डेटा मॉडल हुआ। अब नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। तो नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, इन दिस मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा इज शोन बाय लिंक्स। नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है उसका रिकॉर्ड्स कैसे रखा जाता है, लिंक्स के माध्यम से, लिंक के थ्रू, मतलब एक डेटा है उसके लिंक, अब जो नेक्स्ट डेटा है वो कहाँ पर होगा तो उसके लिंक वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी कि दूसरा डेटा का दूसरा पार्ट कहाँ पर है। तो वो लिंक के बेसिस पर क्या होता है, डेटा एक डेटा दूसरे की लिंक और दूसरा डेटा तीसरे की लिंक, इस प्रकार से मेंटेन करके रखता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है नेटवर्क डेटा मॉडल। थर्ड वन इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज एज अ ट्रीज। यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ट्री के फॉर्म में। रिकॉर्ड एट द टॉप लेवल इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड एंड दिस में कंटेन मल्टीपल डायरेक्टली लिंक्ड चिल्ड्रन रिकॉर्ड। यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक ट्री होता है, और जो सबसे ऊपर वाला ट्री का सबसे अपर पार्ट जो होता है या जो टॉप लेवल होता है उसे रूट रिकॉर्ड बोलते हैं। और उसके बहुत मल्टीपल डायरेक्टली लिंक्ड चाइल्ड होते हैं जो खुद भी अपने आप में एक प्रकार का डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये हायरार्किकल डेटा मॉडल हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होता है या जो रिकॉर्ड्स होता है उन्हें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्लास कहलाती है। तो इस प्रकार के डेटा मॉडल में डेटा को जब स्टोर किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कहा जाता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप के डेटा मॉडल होते हैं जिनमें डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है या जिसके अकॉर्डिंग डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और डेटा को स्टोर किया जाता है। हम लोग हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं, और रिलेशनल डेटा मॉडल ही हमारे सिलेबस में भी है, और इसे हमें पढ़ना भी होता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा सिलेबस डिपेंड करता है। बाकी के जो डेटा मॉडल है इनके बारे में आपको केवल नाम पता होना चाहिए, और इसके अंदर किस प्रकार से डेटा सेव होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, 4 टाइप के डेटा मॉडल हो गए। अब इन्हीं 4 टाइप के डेटा मॉडल को हम लोग डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल्स बनी हुई है, ये टेबल बनी है, इसके अंदर डेटा है। फर्स्ट जो नेम, एड्रेस, DOB, सिटी, फ़ोन ये लिखा है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। पूरा कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, DOB भी एट्रीब्यूट है, सिटी भी एट्रीब्यूट है। तो इसे एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। और जैसे ये अमर लिखा है, अमर 2/3 चौक, डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखी है, कानपुर सिटी लिखी है, फ़ोन नंबर लिखा है। ये कंप्लीट रो क्या कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। तो जब डेटा टेबल्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो उसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहा जाता है, और जब डेटा लिंक के फॉर्म में होता है तो उसे नेटवर्क डेटा मॉडल कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड 1 की जो एंटिटी फर्स्ट है उसमें सेकंड एंटिटी का रिकॉर्ड लिंक है, सेकंड एंटिटी में थर्ड एंटिटी की लिंक है, और इस प्रकार से क्या होता है, डेटा लिंक के फॉर्म में से होता है, तो इसे नेटवर्क मॉडल कहा जाता है। और जो थर्ड वन है उसमें देखिए सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो है वो रूट रिकॉर्ड है और उसके मल्टीपल चाइल्ड है। तो इस प्रकार से भी डेटा स्टोर किया जाता है, इसे कहा जाता है हायरार्किकल मॉडल। और ये हायरार्किकल मॉडल हम लोग जनरली जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो फिलहाल अपन और आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल। अब यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है और उसका बेसिक्स क्या है, तो बहुत इजी तरीका है। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इंफॉर्मेशन इन टेबल्स। अ टेबल में हैव is a 2-dimensional representation of data using the row and column। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जब डेटा को हम लोग टेबल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जो टेबल होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल मतलब उसमें रो होगी और कॉलम होगा। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाता है। रिलेशनल मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय EF कोड ऑफ द IBM एंड यूज्ड वाइडली इन द मोस्ट ऑफ द DBMS। इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, EF कोड था। और इसी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है
वो अधिकतर डेटाबेस को क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं और टेबल्स के अंदर हमें क्या मिलती है, रो एंड कॉलम। अब कुछ बेसिक टर्म्स होती है रिलेशनल मॉडल की, वो अपन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेशन मतलब जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। अ रिलेशन और टेबल इज अ मैट्रिक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन द रो एंड कॉलम। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब रिलेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिलेशन को हम लोग टेबल भी बोलते हैं, और जो टेबल होती है वो एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अब इसकी अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो एटॉमिसिटी मतलब होता है each column assigned a unique name and must have atomic individual value, that is a value that cannot be further subdivided। एटॉमिसिटी मतलब होता है कि हर कॉलम की एक यूनिक नेम होता है और उसकी एक एटॉमिक वैल्यू होती है जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। नो डुप्लिसिटी, नो टू रोज एंड रिलेशन विल बी आइडेंटिकल, दैट इज एनी टू रोज वैल्यू इन द एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। अब नो डुप्लिसिटी का मतलब होता है, अभी हमने रेडुडेंसी की बात की थी कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं किया जा सकता। अगर उसको एंटर किया जा रहा है तो आपका डेटा डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और हमारा वो डेटाबेस प्रॉपर डेटाबेस नहीं कहलाएगा। ऑल आइटम इन द कॉलम आर होमोजीनियस, दैट इज सेम डेटा टाइप। यहाँ पर किसी एक कॉलम के अंदर जितने भी डेटा होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम डेटा टाइप के होते हैं, मतलब एक जैसे डेटा उसके अंदर फिट किए जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द रो एंड कॉलम इज इममटेरियल। यहाँ पे कोई सी भी रो किसके बाद भी हो सकती है, कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा कॉलम पहले आएगा कौन सा कॉलम बाद में आएगा, सभी का मीनिंग सेम होता है। डोमेन की बात करें, इट इज़ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर अ कॉलम। कॉलम के लिए जो वैल्यू हम डिराइव करते हैं वो सोर्स क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। टपल एंटिटी रिकॉर्ड, किसी टेबल की एक कंप्लीट रो को हम लोग या तो टपल बोलेंगे या एंटिटी बोलेंगे या रिकॉर्ड बोलेंगे। देन एट्रीब्यूट और फील्ड, एट्रीब्यूट या फील्ड हम किसको बोलते हैं, किसी भी टेबल के एक कंप्लीट कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट इन द टेबल, किसी टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उसे हम लोग उस टेबल की क्या बोलेंगे, डिग्री। लास्ट वन इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब होता है कि किसी टेबल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उसे उसकी कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल्स को स्टडी करते हैं और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इसी के बेसिस पर आपका जो पूरा रिलेशनल डेटा मॉडल है, MySQL है या DBMS के जो कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिक्स ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल, ये टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक बार पढ़ चुके हैं। मैं इस टॉपिक को फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर और कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको वाइवा के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा और इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस की जब भी बात होती है तो उसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन हमेशा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है। अ टेबल इज़ अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग रो एंड कॉलम्स। जो टेबल्स होती है वो एक प्रकार से 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उसमें रो होगी और कॉलम होगा और जहाँ पे भी रो और कॉलम बनेंगे वहाँ पर ऑब्वियस है कि आपको एक उनके कॉम्बिनेशन से एक सेल मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है, 2-डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। रिलेशनल मॉडल वॉज डेवलप बाय E.F. कॉड ऑफ द IBM कंपनी के एक साइंटिस्ट थे E.F. कॉड। उन्होंने रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था कंप्यूटर साइंस की लाइफ में ताकि क्या हो सके कि डेटाबेस को क्रिएट किया जा सके और उसमें डेटा को स्टोर किया जा सके। एंड यूज्ड वाइडली इन द मोस्ट ऑफ द DBMS, और आज यही कंसेप्ट अधिकतर DBMS में यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग की टर्म्स आर यूज्ड इन द रिलेशनल मॉडल। अब कुछ की टर्म्स है जिसके कारण हम लोग ये टॉपिक वापस से रिपीट, एक बार एक स्लाइड है इसको वापस से पढ़ रहे हैं
ताकि आपको थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाए। की टर्म्स जो हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाइवा के क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर भी पूछी जाती है। तो जब भी हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करेंगे या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, मतलब RDBMS, तो जब भी इसकी बात होगी तो आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रिलेशंस की अगर बात हो रही है तो मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टेबल्स की। यहाँ पर टेक्निकल जो टर्म यूज़ की जाती है वो होता है रिलेशन, और उसको बेसिकली मैथमेटिक्स की टर्म में क्या बोला जाता है, टेबल्स कहा जाता है। अ रिलेशन और टेबल इज अ मैट्रिक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन द रो एंड कॉलम। जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो रिलेशन होता है या जो टेबल होती है वो एक मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि उसमें रो होगी और कॉलम होंगे। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमारा डेटाबेस काम करता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी। ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक इनडिविजिबल वैल्यू, दैट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर अलग अलग जो कॉलम होते हैं उनके यूनिक नेम होते हैं, और उनके यूनिक नेम होने के साथ साथ उनकी यूनिक एटॉमिक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू ऐसी होती है कि उसको और फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब उसके और पार्टीशन नहीं किए जा सकते। सेकंड वन इज नो डुप्लिसिटी। नो टू रोज ऑफ द रिलेशन विल बी आइडेंटिकल, दैट इज एनी टू रोज वैल्यूज इन एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ पर कभी भी आपको दो रो आइडेंटिकल नहीं मिलेगी। दो रो आइडेंटिकल नहीं मिलने का मतलब है कि दो रो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, उनमें कोई ना कोई एक कॉलम में कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू डेफिनेटली होगी, तभी वो डेटाबेस वैलिड होगा, अदरवाइज उसको हम वैलिड डेटाबेस नहीं मान सकते। ऑल आइटम इन अ कॉलम्स आर होमोजीनियस, दैट इज सेम डेटा टाइप। अब मान लीजिए अगर कोई टेबल है तो उसका अगर एक कॉलम है वो रोल नंबर का कॉलम है तो उसमें सारे रोल नंबर होंगे। रोल नंबर के अलावा उसमें किसी का नाम या कोई टेक्स्ट या कोई फ़ोन नंबर या उसमें क्लास ये नहीं रखा जा सकता। वहाँ पर उस कॉलम में केवल क्या मेंशन होगा, रोल नंबर ही मेंशन होंगे। मतलब वहाँ पे जितने भी रोल नंबर है सबका डेटा टाइप कैसा होगा, सेम होगा। और इसी कारण से किसी टेबल में जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जितने कॉलम होते हैं उन सभी कॉलम के डेटा टाइप को कैसा रखा जाता है, सेम रखा जाता है, मतलब वो होमोजीनियस होते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द रोज एंड द कॉलम इज इममटेरियल। मान लीजिए आपने कोई टेबल क्रिएट किए और उस टेबल में 5 कॉलम्स है, तो 5 कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेबल का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पर कॉलम के आगे पीछे होने से आपके डेटा पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर बात होती है डोमेन की। रिलेशन हमने समझा, अब बात करते हैं डोमेन की। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम। किसी कॉलम के लिए जब किसी वैल्यू को डिराइव किया जाता है और वो सोर्स जहाँ से उस वैल्यू को डिराइव किया जा रहा है या वो सोर्स जहाँ से उस वैल्यू को निकाला जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज टपल, एंटिटी, रिकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टपल बोले, एंटिटी बोले या रिकॉर्ड बोले, ये आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों का मीनिंग एक ही होता है। किसी भी टेबल को जब क्रिएट किया जाता है तो उसके एक सिंगल रो को क्या कहा जाता है, टपल, एंटिटी या रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट और फील्ड। अब एट्रीब्यूट क्या होता है या फील्ड क्या होती है, तो देखिए कोई भी टेबल है उसके जो सिंगल कॉलम होते हैं, सिंगल इंडिविजुअल कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है या फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डिग्री। नंबर ऑफ द कॉलम्स और वी कैन से एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी टेबल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो उस टेबल की डिग्री कहलाएगी। मान लीजिए अगर किसी टेबल में 5 कॉलम है तो उस टेबल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज और वी कैन से रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। किसी टेबल में जितने नंबर ऑफ रोज होगी या जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो उस टेबल की कार्डिनलिटी कहलाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स थी जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर वाइवा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड एक बार वापस से रिपीट की है
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ कीज के ऊपर। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द रिलेशन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर अलाउड इन द डेटाबेस, नो टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर अलाउड इन द डेटाबेस। अब देखिए जैसा हमने पहले भी लास्ट स्लाइड में भी देखा कि जब हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हमने क्या देखा वहाँ पे कि वहाँ पे कोई भी दो आइडेंटिकल रो नहीं होती। वहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या यूनिक होते हैं। तो अब इन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है की एट्रीब्यूट। अ की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड एंड मस्ट हैव यूनिक वैल्यू। जब किसी टेबल में हम कॉलम को डिफाइन करते हैं तो उनकी यूनिक वैल्यू होती है और उसी यूनिक वैल्यू के बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। तो अब हमारे पास वैसे तो बेसिकली 5 या 6 टाइप की कीज़ होती है, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में मेन है 3 या 4, हम उन्हीं की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी की। अ प्राइमरी की इज़ अ कॉलम इन अ टेबल दैट इज़ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की क्या होती है, ये किसी टेबल का एक कॉलम होता है या मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉलम ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं। यूनिक इन द सेंस इसमें कोई भी रिपीट वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। जैसे किसी क्लास का रोल नंबर, किसी क्लास का जो रोल नंबर है वो कभी रिपीट नहीं होता, मतलब किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर नेम के कॉलम की बात करें, किसी क्लास के स्टूडेंट के नेम के कॉलम की बात करें तो उसको हम लोग प्राइमरी की नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम सेम हो, सरनेम भी सेम हो, तो उस कंडीशन में उसे प्राइमरी की नहीं माना जा सकता। मतलब प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें सारी वैल्यू डिफरेंट होती है और उस डिफरेंट वैल्यू के बेसिस पर उसके करस्पॉन्डिंग रोज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार की जो की होती है या जो एट्रीब्यूट होता है जिससे हम लोग किसी टेबल के कॉलम से पूरी कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो प्राइमरी की कहलाती है। एवरी टेबल इन द डेटाबेस शुड हैव अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम डेजिग्नेटेड एज द प्राइमरी की। किसी भी टेबल्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक सिंगल कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, प्राइमरी की मान सकते हैं। द वैल्यू दिस की होल्ड्स शुड बी यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। अब जिस प्राइमरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो प्राइमरी की क्या होना चाहिए, उस पूरी टेबल के अंदर उसके थ्रू जो रिकॉर्ड एक्सेस किए जा रहे हैं वो सारे कैसे होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑब्वियस है कि जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है वो प्राइमरी की कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि उसके करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड्स है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी की आर एडमिशन नंबर इन द स्टूडेंट टेबल ऑफ द स्कूल। स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल है, उसमें स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम है एडमिशन नंबर का। ये जो एडमिशन नंबर का कॉलम है ये क्या है, एक प्रकार से प्राइमरी की है, क्योंकि किन्हीं भी 2 स्टूडेंट के एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट वन इज एक्सेशन नंबर ऑफ अ बुक इन द बुक टेबल। बुक टेबल के भी जो आपके पास बुक्स होती है उनके भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, तो उससे भी क्या किया जा सकता है, बुक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लाइब्रेरी में जितनी बुक होती है उन सब के यूनिक नंबर उनको असाइन किए जाते हैं ताकि उन बुक को एक्सेस किया जा सके। तो हर बुक का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉय आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस में एम्प्लॉय के नेम सेम हो सकते हैं, उनके एड्रेस सेम हो सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर सेम हो सकते हैं और उनके जो दूसरी सरनेम है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी का कभी भी सेम नहीं होगा। तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी को क्या बना सकते हैं, किसी टेबल के एक प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आइटम कोड ऑफ एन आइटम इन द स्टॉक टेबल। आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आप आइटम परचेज करते हैं उनके यूनिक आईडी होते हैं और उसी यूनिक आईडी पर से ही उनके प्राइस टैग डिसाइड होते हैं। तो आइटम कोड भी क्या हो गया, एक प्रकार से प्राइमरी की किसी टेबल के लिए बनाई जा सकती है। अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट कॉलम दैट कैन बी आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन द रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये बात मैंने अभी आपको बोली थी कि कोई एक एट्रीब्यूट या मोर देन वन एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, जिसके थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी की कहलाता है। तो अब इसके बाद और भी 3 कीज़ के बारे में हमें बात करना है, और ये जो 3 कीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये की जनरली वाइवा में भी पूछी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट की। समटाइम्स अ टेबल में हैव more than one column that uniquely identifies a record in the table. So all such columns are called candidate key because they all are having the candidature to work as a key. देखिए कुछ टेबल्स ऐसी होती है जिसमें प्राइमरी की हम लोग काफ़ी कॉलम्स को बना सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन के अंडर में हम लोग कॉलम प्राइमरी की किसी एक कॉलम को बनाते हैं और बाकी के कॉलम को नहीं हम प्राइमरी की डिसाइड कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और सभी के लैंडलाइन नंबर है, तो लैंडलाइन नंबर भी हर एक एम्प्लॉय का अलग होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका एम्प्लॉय आईडी भी क्या बन सकता है? उनका एक प्रकार से प्राइमरी की बनाई जा सकती है, और उनका जो फ़ोन नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है, उसको भी क्या बनाया जा सकता है? प्राइमरी की बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की को डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ़ोन नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जो टेलीफोन नंबर है वो क्या कहलाएगा? कैंडिडेट की। मतलब जिसको प्राइमरी की बनाया जा सकता था लेकिन उसको प्राइमरी की बनाया नहीं गया, तो एक प्रकार से क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। तो ऐसे किसी टेबल में मल्टीपल कीज़ हो सकती है जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता था, लेकिन उनमें से किसी एक की को प्राइमरी की बनाया जाता है और बाकी की कीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो वो सारी कीज़ क्या कहलाती है? कैंडिडेट की कहलाती है। अ कैंडिडेट की ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। ऑब्वियस है कि वो प्राइमरी की बन सकती थी, इसका मतलब है कि वो यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकती होगी, तभी हम लोग उसको प्राइमरी की बना सकते थे। अ प्राइमरी की इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट की। प्राइमरी की जो बनती है वो ऑब्वियस है कि कैंडिडेट की में से ही बनती है। मतलब जब तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी की प्राइमरी की है, तब तक सारी कीज़ क्या कहलाती है? कैंडिडेट, जिनको प्राइमरी बनाया जा सकता है। लेकिन जब उसमें से एक की को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वो तो प्राइमरी की बन जाती है, लेकिन बाकी की जो कीज़ है वो क्या कहलाती है? वो अल्टरनेट कीज़ कहलाती है। मतलब सिलेक्शन होने के पहले तक सारी कीज़ कैंडिडेट की है, उसमें जब सिलेक्शन हो गया कि ये की प्राइमरी की होगी तो उसको तो हमने प्राइमरी की बना दिया, लेकिन बाकी की अब क्या कहलाएगी? अल्टरनेट की। मतलब प्राइमरी को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग अल्टरनेट की से उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अ टेबल में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की बट डेफिनेटली हैज़ वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। किसी भी टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन उसके अंदर केवल और केवल एक ही प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। ऑल कैंडिडेट की दैट नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वो सारी कीज़ जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता है वो सारी कैंडिडेट कहलाती है। जब सिलेक्शन हो जाता है कि ये प्राइमरी की होगी तो बची हुई की क्या कहलाती है? अल्टरनेट की कहलाती है। अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी की इज़ कॉल्ड अल्टरनेट की। जैसा मैंने आपको बोला। अब जो नेक्स्ट है फॉरेन की, इसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो की होती है ये दो टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज़ कॉल्ड फॉरेन की। मान लीजिए दो टेबल हैं, तो दो टेबल्स को अगर मुझे आपस में जोड़ना है मतलब मुझे दोनों टेबल से डेटा निकालना है, तो उन दोनों टेबल के बीच में कोई कॉमन की होना चाहिए, जो एक टेबल में तो प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में वो ऑर्डिनरी की होगी, और उस की के बेसिस पर क्या होगा? दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके उनका डेटा एक्सेस किया जा सकेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस। फॉरेन की का जो काम होता है उसका काम होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना डेटाबेस के अंदर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब कि रेफरेंस देना, एक टेबल के डेटा का रेफरेंस दूसरी टेबल में देना, दूसरी टेबल का डेटा का रेफरेंस
तीसरी टेबल में देना। इस प्रकार से मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग टू टेबल्स। अब ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम कौन करती है? फॉरेन की करती है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टूडेंट टेबल, द रोल नंबर, एडमिशन नंबर बोथ मे बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, सो बोथ आर द कैंडिडेट की। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग टेबल आपके सामने बनी हुई है, इस टेबल में देखें तो एक तो रोल नंबर का कॉलम है, एक एडमिशन नंबर का कॉलम है। बोथ में भी यूज यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, ये दोनों इस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली क्या कर सकती है? आइडेंटिफाई करने का काम कर सकती है दोनों की। तो बोथ आर नोन एज कैंडिडेट की, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में ही बताया था। तो इन दोनों को क्या कहा जा सकता है? कैंडिडेट की कहा जा सकता है। सो कैंडिडेट कीज आर रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर, इसलिए यहाँ पे जो रोल नंबर है और एडमिशन नंबर है वो क्या कहलाएगी? कैंडिडेट की कहलाएगी। नेक्स्ट, अब मैंने एडमिशन नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो ये की मेरे लिए क्या बन जाएगी? एडमिशन नंबर जो है ये मेरे लिए प्राइमरी की बन जाएगी। अब अगर ये प्राइमरी की है तो उस कंडीशन में रोल नंबर क्या हो जाएगा? अल्टरनेट की। और बाय चांस अगर मैंने रोल नंबर को अगर यहाँ पर प्राइमरी की बनाया होता तो उस कंडीशन में जो एडमिशन नंबर है वो क्या कहलाता? अल्टरनेट की। और इन दोनों कीज़ के बेसिस पर ही हम किसी भी टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कीज़ का रोल क्या होता है और कीज़ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है कि कीज़ क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है प्राइमरी की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की। तो आपको इनके बारे में अच्छे से डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। और अगर आपको ये राइटिंग वर्क में आता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और सेम चीज़ वाइवा में भी पूछी जाती है। तो ये जो भी हमने आज पढ़ा, इसमें मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में DBMS कंसेप्ट के अंदर जैसे चैप्टर 8 था ये हमारा, और इसमें हमने बात की एक तो कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिर हमने डेटा मॉडल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और बेसिक्स ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था और आज के लेक्चर में ही पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको रिपीट भी किया। फिर कंसेप्ट ऑफ कीज़ के बारे में पढ़ा और अलग अलग टाइप की कीज़ के बारे में पढ़ा। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर DBMS कंसेप्ट जो है, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब DBMS के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो MySQL के बारे में होगा। MySQL क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस है, हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये हमारा जो पार्ट चल रहा है ये पूरा अभी थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल, मतलब DBMS के ऊपर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो जब भी हमें प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा तो हम उस प्रैक्टिकल्स की बात भी करेंगे और किस प्रकार से हमें इसके क्वेरी को फायर करना होता है, वो सब चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं।